अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल बरकरार है। एयर ब्लॉकेड पाकिस्तान की तरफ से किया गया और इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयस रख दिया हिंदुस्तान ने, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस किस्म की वायलेशन और वो भी एक बैनुल अक़वामी जो मुआहदा है उसकी ये पॉसिबल नहीं है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद अफसोसनाक चीज़ ये है कि बड़ी आसानी से जंग के और फुल स्केल वॉर के आर्ग्यूमेंट्स भी किए जा रहे हैं और इस बात को अपने मलहूज़े ख़ातिर नहीं रखा जा रहा कि इसकी डिस्ट्रक्शन का लेवल कितना बड़ा हो सकता है। और साथ साथ अगर देखा जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक स्टोरी मौजूद है जो कि पब्लिश की गई रिसेंटली, जिसमें कहा गया कि मालूम ये होता है कि भारत जंग के लिए केस बिल्ड करना चाह रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की बात की जाए तो उसमें अब ये सवाल है कि अगर इस पर एक APC बुलाई जाए तो क्या पाकिस्तान में इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस होगा या नहीं। और साथ साथ एक जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का एक मसला है, इंडस कनाल्स का इशू है, कहा जा रहा है कि वो अब रिजॉल्व हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आज CCI का वो इजलास बुला लिया गया जो वैसे 2 मई को होना था। इसका जो रेजोल्यूशन है इस डिस्प्यूट का, क्या वो हो पाएगा या नहीं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बात की जाती है कि वो डील नहीं मांग रहे लेकिन मुज़ाकरात मुल्क की बेहतरी के लिए चाहते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ अजीज़ साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी दानियाल साहब, आपसे शुरू करूँगा। एक तो बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है और बड़ी आसानी से जंग के आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं उस तरफ से भी। अब इस कशीदा सूरत हाल के दौरान भी ये स्केप्टिसिज्म क्यों है कि अगर कोई APC बुलाई जाएगी तो इस पर भी कोई ना कोई डिसेंट या कोई तनकीद शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से? होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस मौजू के ऊपर तनकीद होगा। और मामला हैं ज़रूर, लेकिन इस मौजू पे मेरे ख्याल में सब मुतफिक हैं और वो ऑन रिकॉर्ड हैं और ये मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज़ का भी हिस्सा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ग़ालिबन ये जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि वहाँ मुसलमान भाई जो है माइनॉरिटी में है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए या अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए कश्मीर में या दीगर जगह इंडिया में जो ये कर लेते हैं और उसका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आता, या मतलब वो लोग बेचारे बेबस हैं, तो इनके जहन में शायद जंग के पूरे असरात जो है वो मतलब आया नहीं हो रहे इनको। और ये समझते हैं शायद कि जैसे वहां पर इन्होंने शायद अपने प्रोविंस में किया या जो अपने बाकी इंडिया में करते हैं, यहाँ पर भी वो इस तरह होना है। लेकिन ये इनको जल्द समझ आ जाएगी कि ऐसा नहीं है और फिर मेरे ख्याल में इनका पछतावा होगा बहुत बड़ा। और पहली मरतबा भी इन्होंने ये करके देख लिया। उसके बाद एक तो हमें मशहूर है ना जी कि वो चाय बहुत अच्छी है और वो सारी बातें, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया एंटर करके तो लॉक टारगेट किए, जिसमें इनका आर्मी चीफ था, जिसमें और बहुत सारे टारगेट्स थे, और बजाय उनको निशाना बनाने के पाकिस्तान ने फिर म्यूनिशंस जो हैं उनको किसी खाली मैदान में उनके करीब में ही फेंक दिया, सिर्फ बताने के लिए कि ये सूरत हाल थी आपकी। तो ये क्या वो दिन जरूर देखना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में इनको अंदाजा नहीं है कि ये समझते हैं कि जिस तरह वो एक ही लाठी से हर भैंस को हाँक लेते हैं वहां पर। मैं मिसाल शायद उनके लिए अच्छी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं है। तो ये दिन उनको ये मामूली नहीं है, बात इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ये इतना सिंपल नहीं है कि आप एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर जंग के आर्गूमेंट्स करते रहें। नईम साहब, मुसद्दिक मलिक साहब का बयान मेरे सामने है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम APC बुलाते हैं तो तहरीक इंसाफ कहेगी कि खान साहब को बुलाया जाए और फिर 3 दिन तक ये थिएटर चलता रहेगा। तो मुसद्दिक साहब को तो ट्रस्ट नहीं है कि आप हिस्सा बनेंगे, क्योंकि NSC में भी आप नहीं आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि NIC के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब भी को नहीं आए थे और आपके वज़ीर दाखिला भी नहीं थे। और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौम को उनके ऊपर एतमाद है और वो एतमाद आपने 8 फरवरी इलेक्शन की सूरत के अंदर देखा। सही। और वो हों डिसीजन डेफिनेटली जब इस तरह के हालात हों तो आपने लेने होते हैं और कौम जो है उसके एतमाद के बगैर कोई भी मामला, कोई भी जंग जो है वो आप नहीं जीत सकते। तो इसलिए ज़रूरी है उनका आना।
आप वैसे जो है मतलब तमाम तर मामलात के अंदर डिमांड होगी आपकी अगर APC बुलाई है? नहीं, देखिए मैं तो कंफर्म नहीं कर रहा कि क्या डिमांड होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को हर मामले के अंदर होना चाहिए। अच्छा। 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट दे के वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो सिस्टम है उसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया गया, उनकी हुकूमत भी हटाई गई और फिर उन्हें हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया, या पार्टी के जो लोग जीते हुए थे, जो टिकट होल्डर्स थे, विनिंग के बाद 8 फरवरी को और फिर 9 फरवरी को तब्दील कर दिया गया। मुझे खुद हराया गया, मेरी खुद पटिशन इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वो समात उस पर नहीं हो रही है। 180 दिन का टाइम है, लेकिन साल से ऊपर टाइम हो गया, वो नहीं होगी। ठीक। तो लुब्बे-लुबाब ये है कि जब कौम ने एक लीडर के ऊपर एतमाद किया और आपको वाज़े नजर आ गया कि ये बंदा जो है इस पर कौम का एतमाद है, तो उसके बगैर आप कोई भी फैसला करते हैं तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब वो मुतफ़िका तौर पर पूरे पाकिस्तान का डिसीजन होगा? नहीं साहब, शॉर्टली, लेकिन ये इस सारी सूरत हाल में ट्विटर पे या किसी और जरिए से कोई ख़ास बयान नज़र नहीं आ रहा खान साहब का, जो कि वैसे हम देखते हैं अमूमी तौर पे हर सियासी मौजू के ऊपर लेटर भी लिख दिया जाता है, सब हो जाता है। तो इस पर भी सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं है कि अपना नैरेटिव क्लैरिफाई किया गया हो? देखिए, इमरान खान साहब का बयान उस वक्त आता है जब उनसे मुलाकात होती है। उसके अलावा जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स जो पुरानी उनकी दी गई हैं वो तमाम जगहों पर चलाई गई हैं। खान साहब के पेज पर भी चली है, हर जगह पर चली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दिया भी है, अलामिया भी आया है और सेक्रेटरी जनरल ने भी दिया है बयान और चेयरमैन ने भी दिया है। इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने हमारे ऊपर किया है और हमारा क्लियर मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कल होगी तो जो उनका मैसेज वर्ड टू वर्ड होता है, पहले भी उनका मैसेज वर्ड टू वर्ड या लेटर हो या कोई चीज हो, वो जब उनसे मुलाकात होती है उसके बाद उनका बयान उनके ट्विटर अकाउंट से जारी होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बाहर है ना, वो तो जेल में नहीं है, तो उनको बयान देना चाहिए, उनकी एक्सेस भी है। अगर मोदी को वो मुबारकबाद दे सकते हैं तो मेरा ख्याल में फिर उन्हें वो पूछते हैं उसके ऊपर देना चाहिए। मरियम साहबा को भी देना चाहिए। वो पिछले प्रोग्राम के अंदर कह रहे थे कि वहाँ कोई जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, उज़ैफा साहब थे, तो वहां कोई जो वहां का पंजाब है वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो इसलिए यहाँ पंजाब से चले मैं इस पे मौका ये क्या मौक़िफ़ है? फिर वहां केपी के एक पैदा करें, एक सरहद पैदा करें, एक बलूचिस्तान बनाए, तो फिर वो अपने अपने सूबे के वज़ीर आला देंगे, तो फिर इधर से स्टेटमेंट। कौसर साहब, आपने सुना नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का एक तो बयान नहीं आया, नईम साहब कह रहे हैं, और दूसरा उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं जी ये कठपुतली हुकूमत जो आपने नाफिज कर दी है इसकी तो टांगे कांप रही हैं। शहबाज शरीफ साहब बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, तहकीकात करवाने की बात करना ही सरेंडर करने के मुतरादिफ है, तो फिर क्यों नहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे जी आप? ये इसको रिस्पॉन्ड कर दें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह जी, हमने बयानिए की जंग भारत से जीत ली। हमारे मीडिया हाउसेज हों, हमारे जय्यद सहाफ़ी हों, हमारे आम शहरी हों, हमने उनको मात दे दी। देखें वो जो रॉबिन राफेल का आपने बिल्कुल स्टेटमेंट सुनी होगी कि यूएस विल सपोर्ट जो भी हमारी तरफ से इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पीएम साहब ने एक ऑफर दी, उसको लेके दुनिया उसकी तायीद कर रही है। तो नहीं हम जीत सके तो इनसे नहीं जीत सके। जो मेरे ये भाई बैठे हैं नईम हैदर और पीटीआई, उनका वही मौकफ है जो पहले होता था, भाई इमरान खान को रिहा कर दें, इमरान खान को छोड़ दें, तो क्या वो इमरानियत के जरासीम निकाल के पाकिस्तानियत का वो टीका जो है वो इंजेक्ट करेंगे और इनके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? खुदा के लिए ऐसी नाजुक सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानियत के हवाले से बात करें। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का ये हवाला दे रहे हैं, भाई वफाकी हुकूमत है, वफाक में मियां शहबाज शरीफ बैठे हैं, पीएमएलएन की हुकूमत है, वहां से पानी को लाइफ लाइन करार दे के इंडिया को बाशगाफ अल्फाज के अंदर वार्निंग दे दी गई है। अब ये कह रहे हैं जी कि वो अब इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई इसलिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तो जाफर एक्सप्रेस के दिन कौन सी मुलाकात हुई थी? रात 10:30 बजे ट्वीट कहां से आया था? वो आप याद कराऊं या आपको यकीनन याद होगा? मुलाकात के बगैर इमरान खान का एक सिस्टम है जो ऑटो पे लगे है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को तो हवा देता है लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक को हवा नहीं देता, उसके लिए राय हमवार नहीं करता। वो जो ऑटो पे सिस्टम है ना, उसको जाफर एक्सप्रेस याद थी, लेकिन ये जो भारतीय धमकियां हैं इस पे वो लब खामोश हैं। मैं तो बार बार ये कहूंगा भाई, अब आप बरतानिया की मिसाल लें शाह जी, बरतानिया के अंदर एक कसीर तादाद में इमरान खान के लिए एहतजाज तो आए रोज होता है, सियासतदानों के घरों के बाहर नारे लगते हैं, वहां पे गंदी जुबानें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब भारत का मामला होता है तो उन अफराद उस टोले में से एक बंदा भी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करता हुआ नजर नहीं आता। तो हम क्यों पेशन गोई कर देते हैं भाई ये नहीं आएंगे?
जब भी कौमी सलामती का कोई इश्यू होता है, ये इमरान खान को पाकिस्तान से ऊपर लेके जाते हैं। मैं नहीं लेके जाऊंगा वहां पे जहां पे आरिफ अलवी साहब ने पैगंबरान दीन से भी ऊपर उनकी मकबूलियत को करार दिया। एक मखसूस तबका है, पूरी कौम का हवाला बार बार ना दें। पूरी कौम इस वक्त हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी हुई नजर आती है। आपकी तरफ आऊंगा दानियाल साहब, ये सीसीआई की भी एक मीटिंग की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और रिपीटेड डिमांड्स यही थी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होता। पीटीआई ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा। आज वो इजलास बुला लिया गया है। शर्जील मेमन साहब ने कहा कि ये जो कनाल्स का इशू है ये अब रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपको लगता है एक अच्छा इकदाम है कि बिलाखिर ये ग्रीवेंस तो खत्म हुआ है इन पार्टीज का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये उनको शुरू में ही कर लेना चाहिए था। और जो असल बात है समझने वाली ये है, जो पाकिस्तान में वाटर रिकॉर्ड हुआ है उसकी मुताबिकत में हर सूबा बिल्कुल आज़ाद है अपने सूबे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स या उसका बंदोबस्त करना। तो असल में जो बात है, जो शायद सिंधी अवाम को नहीं समझ आई या पाकिस्तान में कोई बताने वाला नहीं था, कि ये वाटर रिकॉर्ड की वायलेशन नहीं है, ये इत्मीनान की फुकदान है। अच्छा। माजी में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें सिंध के शिकायत रजिस्टर हुई हैं, और शायद पंजाब में ही माजी में जो जिन ऑस्पिसेस से ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चल रहा है, कुछ फार्म्स के हवाले से आगे पीछे काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला चलते रहे। तो मेरे ख्याल में उन वजूहात की बुनियाद पर जो है ये खामखा इतना ज़्यादा बड़ा इशू बन गया। इतना बड़ा इशू ये है नहीं था। अगर सिंध को ये पता हो कि हमारा पानी हमें मिलना है जो वाटर रिकॉर्ड के तहत है, तो फिर उनको किस बात की इसी पे तो एतमाद नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये कनाल्स का इशू नहीं है, ये एतमाद का इशू। वो कह रहे हैं 12 मिलियन एकड़ हमारा जो है वो खतरे में है जमीन, और वो उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ। तो उसके मुख्तलिफ दुनिया में बंदोबस्त के तरीक़ेकार है जिसमें वो मुतमईन हो सकते थे, और उसमें सिर्फ वो इकदाम जो माजी में नहीं हुए वो ताज़ा किए जा सकते हैं, मजीद भी लिए जा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है, टेलीमेट्री सिस्टम्स इतने जदीद हो गए हैं कि वो यकीनी बनाया जा सकता है। वो यकीनी इस वक्त ये मौका इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए, चाहे सिंध मान भी जाए फिर भी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दिन ब दिन ये मामला और बढ़ता चले जाना है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सामने आती है, पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, और हमारा एग्रीकल्चर बैकबोन है, इसमें कोई शक नहीं, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी है, और हमारी एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा हिस्सा 70% पीपल स्टिल कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर है पाकिस्तान। तो उसमें एक सेकंड, तो उसमें जो पाकिस्तान में जो सुखम है, जो सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का और जो क्रॉपिंग पैटर्न्स का सुखम है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। इसको अधूरा ना छोड़े कि मामला रफा दफा हो जाए तो बस रात की बात की। नहीं, इसमें पाकिस्तान में वाटर प्राइसिंग, वाटर यूसेज, क्रॉप साइकिल्स जो हमारे वो सारे के सारे वाटर इंटेंसिव हैं, जबकि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। ये हम आगे जाके नहीं चल सकेंगे। हमें अभी से बंदोबस्त करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजीज, अब देखें वीट ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, वहां पर पानी नहीं है, वो टेक्नोलॉजीज हमें इंपोर्ट करनी है, हमें इंस्टॉल करनी है। उसकी कैपिटल इंटेंसिटी जो है उसके लिए हमने मुख्तलिफ मौके पैदा करने हैं ताकि हम उस तरफ बढ़ सकें बर वक्त, ना कि जब क्राइसिस पैदा हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए और फिर हम एक क्राइसिस को मैनेजमेंट का फायर फाइटिंग करते हैं। तो ये वक्त है, और मैं आपको एक मिनट के लिए, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये कंसर्टेड एक एफर्ट चाहिए और पोलिटिकल ओनरशिप चाहिए। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मुतादिद बार हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुख्तलिफ अदवार में प्रोग्राम चलाए हैं इसी चीज को मतलब हासिल करने के लिए, और उसको मुख्तलिफ तरीके से जो ना मस्क कर दिया गया। तो ये वक्त नहीं है इसको हासिल करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी जो अंडर फायर रही है, जरदारी साहब के ऊपर भी पीटीआई ने भी इल्जाम लगाया कि सिंध का पानी बेच के अब ये सिर्फ गुड कॉप खेल रहे हैं। आपको लगता है अब ईज अप होगी ये टेंशन सीसीआई से? ये स्लोगन है। जो मामलात हैं वो मैंने आपको बताए, बिल्कुल वो तय होने चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ सिंध के साथ है, ये बलूचिस्तान के साथ भी इशू है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी इशू है, पंजाब का भी 15% डेफिसिट है, वो सारों का डेफिसिट है, तकरीबन 20-22% तक पहुंच जाता है कई सालों में। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है वो ये नहीं है कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पानी के जो यूसेज के पैसे हैं उनकी अदायगी में बहुत सारा खलल है, तो वो भी मामला हल होना चाहिए। और बलूचिस्तान का भी ये मामला इसी तरह से है। सो कहने का मकसद ये एक नेशनल एफर्ट करके इन चीजों को एक अच्छी तरीके से तय करना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नईम साहब, ये एक तो पहले उस पर फॉलो अप कर लें, वो जो उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट है मुनासिब है? जब नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए, भारत के अंदर भी इवन आप देख लें कि कांग्रेस के बहुत से लीडर्स हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके नैरेटिव में। अब ये कहना कि वजीर आजम जो है बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर रहे, इज दिस अप्रोप्रिएट आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुजम्मल साहब, मैं जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया खान साहब के हवाले से, इन्होंने बात की कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट फौरन ही कर दिया दहशतगर्दी वाले जाफर एक्सप्रेस के वाक़या जो वहाँ बलूचिस्तान के के अंदर हुआ, जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। तो 19/3/2000 ये 25 का ट्वीट है बरोज बुध। अच्छा। खान साहब की तरफ से ये ट्वीट आया था और ट्वीट बुध का दिन था। मंगल को जब खान साहब से मुलाकात हुई तो डेफिनेटली वहां से जब निकलते हैं तो रात ड्राफ्ट होता है, ट्वीट उन तक जो पहुंचता है उसके बाद जो है अक्सर यही होता है, या उस रात हो जाता है या सुबह हो जाता है। अच्छा। उस पर भी शोर बाकायदा मचाया गया था कि देखें मुलाकात कल हुई तो आज देखें जी लेट आकर ट्वीट किया गया, और तमाम एग्जाम्पल्स वो सारी आप चैनल्स उठाकर देख लें जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे जहां पर जिक्र होगा। ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा फौरन ही उस वाक़े के बाद कह रहे थे कि इमरान खान साहब का जो पैगाम नहीं, भाई उनसे मुलाकात होगी तो उनका पैगाम आएगा ना। अब उनसे मुलाकात नहीं होगी तो पैगाम कैसे आएगा? और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नैरेटिव है वो आपके सामने है। उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दी है, गौर साहब ने दी है, राजा साहब ने दी है, हम तमाम लोग दे रहे हैं, हम तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और कैसे आप तो सारा दिन दहशतगर्द ही हम ही डिक्लेयर करने के लिए तुले होते हैं ना। मैं आज 5 मुकदमात में पेश हुआ हूं, दहशतगर्दी, डकैती, साजिश, बगावत, और उसमें तमाम दफा डाली गई हैं। यानी आपका फोकस जो है हमारे ऊपर ही है कि ये दहशतगर्द हैं, इनको जेल में डालो, इनको जेल में रखो, इन पर मुकदमात बनाओ। जहां फोकस होना चाहिए था वहां होना चाहिए था। अच्छा। आपने जो फस्तायत की 3 सालों के अंदर, इलेक्शन लूटा, धांधली की, डाका डाला, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, आइन को सबराज किया, जिस तरह आपने मुकदमात बनाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, इमरान खान के साथ उनकी एहलिया के ऊपर, उनकी बहनों को जेल में डाला, लोगों को जिस तरह अगवा किया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनसे पार्टियां छुड़वाई, सारा कुछ अमल किया। तो आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मीटिंग कंडक्ट करेंगे और पूरी कौम शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाएगी जो अपना हल्का भी आ रहा हुआ है? अच्छा। कौम खड़ी है इमरान खान के साथ। तो हम क्लियर कह रहे हैं कि कौम जो है, जब उसका मौकफ 8 फरवरी को आपने देख लिया, सियासी मुकदमात में आपने जेल में डाला हुआ है मुल्की इंटरेस्ट की खातिर, आपको यह चाहिए था कि फौरन उन्हें रिहा करके कहते कि भाई आप बागडोर संभालो, हमसे मामलात नहीं हैंडल हो पा रहे। अच्छा। ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो पा रही है, ना मैशत कंट्रोल हो पा रही है, ना मुल्क के बाकी मामलात कंट्रोल हो पा रहे हैं। तो आप आइए, हमने गलती की, हम माफी मांगते हैं कि हमने जो है आपको गैरानी तरीके से घर भेजा, मंडियां लगाई, आप MNAs को उठाया, अगवा किया, सारा कुछ किया, हमने 26वीं तरमीम गलत की, हम पीके एक्ट लेकर आए, हमने गलत किया, हमने सोशल मीडिया के हवाले से जो अब अथॉरिटी कैंप की है हम वो लेकर आए, तमाम तरह हमारी गलतियां हैं। तो आप आइए संभालिए। आप तो जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, भाई वो कौम का लीडर है, वो नून लीग के 4 कारकुनों का या रहनुमाओं का लीडर नहीं है तो नहीं है, बाकी कौम तो उसके साथ खड़ी है, आवाम ने फैसला दिया है। नवाज शरीफ की ये बात करें, नवाज शरीफ 2017 से लेकर आज तक मुझे दिखा दें कि भारत के हवाले से कोई मजम्मत का ट्वीट आया हो। आप मुबारकबादें दे लेते हैं कि मोदी साहब मैं आपको मुबारक देता हूं कि आप बन गए, तो आप क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? जब मुल्की मामला आता है, आप इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसका ट्वीट नहीं आया, तो अलीमा खानम की फिर स्टेटमेंट मेरी उठा के आप एडमिट कर लें। आप इसलिए कह रहे हैं कि एक पार्टी उधर आप कहते हैं कि वो सरबराह है, मरियम नवाज साहब को मशवरे देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को मशवरे देते हैं, तमाम मामलात के अंदर हमारी सुपरविजन करते हैं, वो हमें बाकायदा गाइड करते हैं। तो जब मुल्क का मामला है तो वो फिर उमर अयूब साहब ने जो कहा है उसको आप एंडोर्स ही कर रहे हैं ना? किस तरह जी? यही कि शहबाज शरीफ साहब ने बुज़दिली का मुजाहरा कर दिया। मेरा सवाल ही आपसे ये था कि इन टाइम्स में जब इंडस वाटर पे बात हो रही है, इसके अलावा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दरअंदाजी ना हो जाए, तो ये कहना देखिए, मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसने क्या करना है जिसका आप पास अपना मैंडेट ही ना हो। उमर अयूब साहब ने यह भी बोला कि शहबाज शरीफ साहब ने हमें दीवार से लगा दी है, तो अगर उनके पास ताकत इमरान खान ने कहा था नहीं है तो कैसे किया? इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बल्कि करके दिखाएगा। अच्छा, ठीक है, यानी सोचेगा नहीं और करेगा। क्या इस तरह की स्टेटमेंट कोई आई है? मैं कह रहा हूं इनके अपने रहनुमा मरियम साहबा नहीं दे रही जो कोई उसके ऊपर, वो कह रहे हैं कि वहां पंजाब का कोई, वहां हिंदुस्तान के अंदर कोई पंजाब
कि सूबे की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए तो इधर से हमारी मरियम भी दे देंगी। कैसी बात है? ठीक है, इस पे मैं आप इस पे जवाब लें। जी ठीक कौसर साहब, आपने सुना, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरी चीज ये CCI का जो इजलास है गोइंग फॉरवर्ड, इस पे पीपल्स पार्टी के जो ग्रीवेंसेस थे वो रिजॉल्व कर लेंगे आप, या फिर दोबारा से वही जो बिलावल साहब ने कहा था कि हम फॉर्म 47 पे नहीं आए, अवाम की ताकत से आए और टफ टाइम देंगे फिर इस्लामाबाद को? देखें, ये मुसलसल एक ही बात दोहराना शुरू कर देते हैं, मौजू से तवज्जो हटा के मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ पे मामलात को लेकर जाते हैं। वफाक में कौन बैठे है भाई? मियां शहबाज शरीफ, PMLN की हुकूमत है और कायदे मियां नवाज शरीफ। जब वफाक एक मजबूत मौक़िफ़ दे रहे हैं और एक मजबूत ट्वीट का जवाब भी वो उन्होंने दिया है, वो कह रहे हैं जाफर एक्सप्रेस के बाद मुलाकात हुई, फिर 10:30 बजे जाफर एक्सप्रेस वाले दिन मुलाकात नहीं हुई इनकी। चलें हम रीचेक कर लेंगे, ये रीचेक करें, ये बिल्कुल रीचेक करें, मेरे पास सबूत है, ले आए सबूत। ठीक है कौसर साहब कंटिन्यू। हाँ, सबूत तो आपके पास फॉर्म 47 के भी हैं जो बोल रहे हैं। अच्छा, मसला ये है भाई, हाँ तो आप लोही लेके आ जाइए, वो ही लेके आ जाइए कौसर कादमी साहब। तुसी तो फॉर्म 47 वाले हो नहीं ना? नहीं साहब, तुसी तो इलेक्शन ही नहीं लड़े। इन अफराद को देख लें, इन अफराद को देख लें कि जो इस वक्त भी ये कह रहे हैं, इनके हमायत जाफ्ता जो ये इनको कभी KP हाउस में बना देते हैं, कभी वजीर आला हाउस KP में बना देते हैं। उन अफराद का लबो लहजा क्या है मुजम्मल? वो खुल के नहीं कह रहे भाई कि आपके फलां से भी ताल्लुकात खराब हैं, फलां से भी हैं, हमारा दिल करता है कि आपको इंडिया छोड़ के आ जाए, उनके हवाले कर दें। ये है PTI का नुक्ता नजर इमरान खान को लेके पाकिस्तान के लिए। हम क्यों कहते हैं पाकिस्तानियत इनमें बिल्कुल है ही नहीं। जब भी नाजुक सूरत हाल होगी ये बहुत अंतराजी करेंगे, जब भी मामलात होंगे दूसरों पर नहीं, ये तो गैर मुनासिब होगा ना अंदर से पाकिस्तान। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ ना। आप पिछले 24 घंटों में या 48 घंटों में जब से ये पहलगाम हुआ है, इनके ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें, किस जगह पे ये कहीं मुजाहरा करते हैं तो वहां पे पाकिस्तान का परचम उठाना गवारा नहीं करते, और ये फलस्तीन के परचम उठा के गले में डाल के आ जाते हैं। इनके हालात इस वक्त ये हैं, हम तो बार बार इनको कहते हैं कि खुदा के लिए जब आप तो वो भी नहीं उठा सकते। कौसर साहब मेरे पास लास्ट 20 सेकंड्स हैं, सेनेटर मुश्ताक पे कमेंट कर दें आप। अच्छा, आप CCI पे कमेंट सेनेटर मुश्ताक को और पाकिस्तान के लोगों को उठा रहे हैं। वाकई ना, इनकी ये आदत होती है, जब गर्दन से पकड़ो ना तो बीच में टोकते हैं। जब इनकी असलियत कौम के सामने लेके आओ तो इमरानी कल्ट में मुब्तला ये लोग आपको बोलने नहीं देते। असल में ये चीजें कौम चलें, लेट्स गो फॉरवर्ड। मुझे इंडस कनाल मैंने काजमी साहब आपको नहीं रोका, मैंने थोड़े बहुत जुमले बोले हैं, उसमें कोई इतना जुर्म भी नहीं है। आप इतने तड़पे नहीं, पर्सनल अटैक ना करें, इमरानी फलाना ढिमकाना। मैं नवाज शरीफी और ये कहूंगा ठीक है, फिर अपार्टमेंट वाले और मिलों वाले और लूटने वाले, तो फिर आपको लगे कि दुनिया में आप कह लेंगे पाकिस्तान में चोर कौन है तो कहेंगे नवाज शरीफ। ठीक है, जब आप ऐसी बात करेंगे तो मैं भी उस अंदाज से जवाब दूंगा। ये क्या तरीका? जी कौसर साहब, आप CCI पे आ जाएं, लेट्स गो फॉरवर्ड। आप CCI पे पाकिस्तान के ऊपर किसी ने किसी को नहीं रखा। कौसर साहब, पाकिस्तान की खातिर इमरान खान जेल में है। इमरान खान चोरी की वजह से नहीं, चोरी की वजह से नवाज शरीफ भागा था। 4 हफ्तों का वादा करके फिर वापस नहीं आए। देखें जी, अब हमने बिल्कुल वो जैसे वापस आए, आते ही आपके चोर को अंदर कर दिया भाईजान। अच्छा, मामलात ये है मुजम्मल, मामलात ये है CCI के अंदर हमारा ये रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ था कि भाई जिस तरीके से एक मुहिम चल रही है नहरों को लेके, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जब हमने कह दिया कि सिंध का एक कतरा पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो हम आज तक उसी मौक़िफ़ पे कायम है। साथ साथ मैं हमेशा ये कहता रहा कि जब ये लीडरशिप बैठेगी आपस में, जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामला जाएगा, अफाम और तफहीम के साथ ये मामला बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलें, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर कादमी साहब, दानियाल अजीज साहब, नईम हैदर साहब मौजूद थे। एक ब्रेक चाहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब पाक भारत कशीदगी की अगर हम बात करें तो इस किस्म के आर्गूमेंट भी किए गए कि काइनेटिक मिलिट्री स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ ये कि ये जो करंट कन्फ्रंटेशन है जिसमें भारत को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है एयर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की वजह से पाकिस्तान के एयर ब्लॉकेड के लिए, और इसके अलावा जो सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का आर्गूमेंट है ये कितना प्रैक्टिकल है,
और ये जो अप्रोच है जिसमें पिछले 5 से 6 इस तरह के वाक़यात जो वहाँ पर हुए, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा, इसका वे आउट क्या हो सकता है डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करने के हवाले से, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब मौजूद हैं, एक्स एम्बेसडर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के, इसको कैसे देख रहे हैं आप? 3.5 साल आपने भी हिंदुस्तान में क़याम किया है और साइकी बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है इंडिया की। हाउ डू यू सी द करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन? इंडियन मीडिया था जो कि अपने लोगों के माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर रहा था। इंडियन लोग जो थे वो वहां पे मैंने देखा कि बड़े इस मामले में कंफ्यूज से रहते थे कि वो किस तरफ जाएं, और लेकिन मीडिया ने उनकी एक साइकी सी डेवलप की थी। और इसके अलावा जो अब देखा जाए जो करंट ऑप्शंस जो अवेल की जा रही हैं, एक आपने बैकग्राउंड बताया कि हाउ डू दे अप्रोच एन इशू, लेकिन करंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में एयर स्पेस क्लोज की जाती है, वहाँ से ये कहा जाता है कि जो क्योंकि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है तो पानी का फ्लो बंद कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह के बयानात भी उस तरफ से आ रहे हैं कि काइनेटिक ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लिया जाए। आपको क्या लगता है कि अब ये जो स्टैंड स्टिल पर सूरत हाल इस वक्त आ चुकी है, वे आउट क्या होना चाहिए एज पर योर एक्सपीरियंस, के इसको हम रैशनली डील करें, डिप्लोमेटिक डील करें, कैसे करें इसको? देखिए, आप अगर मुझसे पूछते हैं कि हमें इस पे इस तरह सोचना चाहिए कि इसका अल्टीमेट रेजोल्यूशन क्या है। वो जो इंडियन माइंडसेट जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो खौफ से रहते हैं मुसलमानों से, स्पेशली इंडिया में। हालांकि इसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, दे शुड हैव कॉन्फिडेंस। अब आप देखें कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में मोरलेस इतने ही इंडिया में हैं, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान इंडिया के अंदर और एक तरफ बांग्लादेश, ये 70 करोड़ ये मिलकर इनको नर्वस सा करते हैं। हालांकि ऑन द अदर हैंड दे गल्फ के बहुत पास जा रहे हैं, बाकी मुसलमान मुल्कों से इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इन्होंने इस तरफ, अगर ये इसी तरफ फोकस रखते, फॉर एग्जाम्पल सार्क को मजबूत करते, जो कि एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म था। हम 2007, 8, 9 में कंपोजिट डायलॉग की तरफ जा रहे थे, टूरिज्म को प्रमोट होता, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते, मीडिया एक्सचेंज होती, तिजारत होती, रिलीजियस टूरिज्म होता, स्पोर्ट्स होती, तो आप सोचें कि कितना ज्यादा माइंडसेट चेंज हो चुका होता। और जब ये माइंडसेट चेंज होता है तो फिर आप अकोमोडेट करते हैं एक दूसरे को। आप एक तरफ कहें कि ब्रिकमैनशिप होगी, आप और दूसरी तरफ आप कहें कि जी कश्मीर, सियाचिन, सिल्क क्रीक, इन इश्यूज को रिजॉल्व किया करें। ये कभी भी नहीं होते, कभी तारीख में नहीं हुए। हमेशा आपको अकोमोडेट करना पड़ता है, आपको बैठ के अपने डिफरेंसेस को खत्म करना पड़ता है और आपको एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है। और इंडिया को ये चीज अब तक रियलाइज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उनका माइंडसेट, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद और भी हिंदुत्व की तरफ चला गया, तो आई मीन इट हैज नो लेग्स टू स्टैंड अगर वो उस बेस पे बात करेंगे। तो आई थिंक डिप्लोमेटिक चैनल, लेकिन शायद साहब, लेकिन अगर रीसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, अगर रीसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो मुंबई अटैक्स या उसके बाद उड़ी अटैक्स होते हैं, पुलवामा होता है, और अब जो पहलगाम में ये सब हुआ, तो ये तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हिंदुस्तान इसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर करता है। और पीटीआई के दौर में भी पुलवामा के बारे में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने ये कहा था इन्वेस्टिगेशन करवा लें, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा इन्वेस्टिगेशन करवा लें। तो ये इंटरनेशनली ये इस्टेब्लिश कैसे होगा कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है, किसका नहीं है, पाकिस्तान के ग्रीवेंसेस किस तरह से हम आगे पहुंचा सकते हैं? सिंस यू हैव अ डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, तो कैसे अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करें इंटरनेशनली? देखिए, सबसे पहले तो लेट्स करेक्ट द हिस्ट्री। आपने कुछ इंसिडेंट्स की बात की है, टोटल डेथ टोल मिला लें 300 भी नहीं होगा शायद। पाकिस्तान हैज लॉस्ट 60,000 पीपल। सबसे बड़ा एविडेंस तो हमारे पास कुलभूषण यादव की शक्ल में है। इससे बड़ा एविडेंस दुनिया में किसी के पास क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान ने कहा था कि इसकी वजह से हम आप पे अटैक करने लगे हैं? हालांकि इससे ज्यादा जस्टिफाइड चीज क्या हो सकती थी? अब बलूचिस्तान, हमने इतना बड़ा फोल्डर यूएन को दिया, उसमें सारे हमने प्रूफ्स दिए। सो अगर आप एक तरफ की बात करते हैं तो आपको दूसरी तरफ की भी बात करनी चाहिए। और आप देखें कि अभी इस करंट सिचुएशन को देख लें, आप यूएन को देख लें कि यूएन की जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग और 51, ये क्लियरली स्पेसिफाई करती हैं कि अगर एक साइड दूसरे पे हमला करती है
ये कह के कि जी इन्होंने कोई जारजियत की है, तो ओनस ऑफ प्रूफ का बर्डन उस पर लाई करता है, उसने साबित करना है। अब अगर बगैर किसी चीज के, अभी इंडिया में उन्होंने वो डिप्लोमेट्स को बुला के ब्रीफिंग की, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि व्हाट प्रूफ डू यू हैव, और आई थिंक सारे वर्ल्ड कैपिटल उनसे पूछ रहे हैं कि आपने विद इन 5 मिनट्स एलिगेशन लगा दी थी। एंड आई मस्ट से वन थिंग, देखें अब बलोचिस्तान में इंडिया कहता है कि जी इंडिजिनस मूवमेंट है एंड वी सपोर्ट दैट। लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर। आपने 40,000 लोग मार दिए, 12,000 जेलों में है, 20,000 वुमेन का रेप हुआ है। आप कभी भी ये ज्यूम नहीं करते कि इंडिजिनसली उनमें से कोई गैरतमंद उठ के भी कुछ लोगों को कत्ल कर सकता है? आप वहां पे तो ये बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। पाकिस्तान की बात आती है, अपनी बात आती है, तो आप कहते हैं कि जी इंडिजिनस मूवमेंट चल रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है उनके बयानिए के अंदर। और अगर अब वो इसके बावजूद, जो मैंने यूएन की क्लॉजेज आपके सामने भी बताई हैं, इसके बावजूद वो कोई अटेम्प्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको वो बड़े सिग्निफिकेंट लॉसेस होंगे, वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो जाएंगे बिकॉज देयर इज नो प्रूफ। दूसरी बात है ब्लडशेड हो सकता है। तीसरी बात यह है कि बिगर वॉर की तरफ जा सकते हैं। और चौथी बात यह है कि जो वो कश्मीर में अपनी तरफ से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। अभी मैं पढ़ रहा था कि कैलकुलेट किया गया कि $750 बिलियन का इंडिया को लॉस हो सकता है इफ दे गेट इनटू वॉर। ये जो लोग अरनाब जैसे और पलकी शर्मा जैसे जंग की बातें करते हैं और उसको बढ़ाने की बातें करते हैं, इन्होंने बताया है इंडियन अवाम को कि जंग होती कैसे है। दे हैव एक्चुअली नो आइडिया। बिल्कुल शायद साहब, मैं शायद साहब उसी तरफ आ रहा था, चूंकि आपने इकोनॉमिक लॉस की तो आपने बात की, बट ये जितना आसानी से ये आर्ग्यूमेंट कर दिया जाता है कि फुल स्केल वॉर में इंडल्ज कर जाएं, अब यहाँ पर तकरीबन 300 न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स पड़े हुए हैं इस खित्ते के अंदर, और फैमिन्स आ सकते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर विंटर आ सकती है, तो ये कैसे हम रियलाइज़ कराएं दोनों साइड्स पर जो आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं उसमें अगर उसको वे इन किया जाए तो इंडियन मीडिया का लैंडस्केप भी आप देख लीजिए कि उसमें खुलेआम आपको एक वॉर की प्रमोशन दिखाई देती है। कैसे आप असर्ट करेंगे इस बात को कि इट्स नॉट अ नॉन सीरियस बिजनेस एट ऑल, और ये किस लेवल की डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है इस खित्ते में, ये रियलाइज कराना कितना इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे? देखिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है जो आपने की है, इसलिए कि दोनों तरफ की आवाम को फ्रैंकली कोई आइडिया ही नहीं है कि मॉडर्न वॉरफेयर अब किस तरह की होती है। इनफैक्ट पिछले 40 साल से कोई ऐसी वॉर नहीं हुई है दुनिया में जो इस तरह के दो ममालिक के दरमियान में हो जिनके पास इतना ज़्यादा डेवस्टेटिंग किस्म के हथियार हैं और इतनी बड़ी बड़ी फौज हैं। अभी तक दुनिया ने जो जंगें देखी हैं ये वन साइडेड वॉर देखी हैं, जिसमें क्विकली एयर सिक्योरिटी अमेरिका या कोई कंट्री कर लेते थे और दूसरा कुछ नहीं कर सकता था। इस केस में इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। अभी मोस्टली एयर वॉर्स होंगी, और याद रखें कि अब एयर पावर जो है वो इतनी ज़्यादा उसके पास दफाई क़ुव्वतें आ गई हैं कि आप 150-200 किलोमीटर से बहुत बड़े बड़े 2000 पाउंड के बॉम्ब इतनी एक्यूरेसी से दुश्मन के इलाकों में डाल सकते हैं कि आप उनकी मकान की विंडो से भी अंदर कर सकते हैं। सो इमेजिन अगर ये वॉर स्टार्ट हुई, कोई फैक्ट्री, कोई रेलवे ब्रिज, कोई रेलवे स्टेशन, कोई फैक्ट्री, कोई आपकी पावर जनरेशन फैसिलिटीज, आप कुछ भी नहीं रहेगा। और अभी इंडो पाक सिनेरियो में तो कहा जाता है कि इट्स ए शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर। मैं न्यूक्लियर डायमेंशन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि शायद लोगों को आइडिया नहीं कि वो कितने ज्यादा तबाहकुन होते हैं। और लाइफ बिल्कुल मफलूज हो जाएगी विद इन अ वीक। ये रशिया यूक्रेन वाली वॉर नहीं है जो महीनों और सालों चलने वाली है। इसमें तो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत क्विकली होगा, क्योंकि दोनों के पास ये कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अभी एयर वॉरफेयर की तरफ ज्यादा रुझान जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान के जितने भी सिविलियन या मिलिट्री लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज का बड़ा ख्याल रखा कि हमारी एयर पावर जो है वो वक्त के साथ साथ उसके अंदर इजाफा होता रहे। और हमने, बेशक हमारा बजट उन जितना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने खुद इन्हिसारी पे भरोसा किया और बहुत सारी चीजें इंडिजिनसली बिल्ड की हैं। तो इंशाल्लाह लोग इस पर मायूस नहीं होंगे, बल्कि ऑन अ लाइटर मोड
ठीक। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान का माहौल कितना डिफरेंट है। पाकिस्तान में कितनी इस चीज पे मीम्स बन रही हैं, पीपल आर टेकिंग इट लाइटली, और इसके पीछे एक साइकी है विच इज वेरी रिवीलिंग। साइकी ये है कि आर्म्ड फोर्सेस इंशाल्लाह विल नॉट लेट देम डाउन, और वो एक बिफिटिंग रिप्लाई देने के काबिल हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट द हिस्ट्री हैज टोल्ड अस। सही। शायद साहब लास्टली ऑन द लास्ट नोट, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये जिसकी लीड स्टोरी, जो टाइटल ये है कि इट सीम्स दैट इंडिया इज बिल्डिंग अ केस फॉर वॉर। पाकिस्तान एंटिसिपेट करे कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ डिलूजनल आर्गूमेंट है? आजकल जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के बाद ये ऑन द कार्ड्स ही नहीं है कि इस नौयत की जंग नाफिज की जा सके। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको वाक़या बताता हूँ कि जब मुंबई के बाद मुझे इंडियन एयर हेडक्वार्टर में बुलाया गया, उनके बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों ने क्यों डिप्लॉयमेंट्स की हैं। मैंने कहा आपके डिफेंस मिनिस्टर आई थिंक जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो रोज़ कहते हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने कहा यार ये पॉलिटिकल लीडर्स, इनको क्या पता कि वॉर की डेवस्टेशन कैसी होती हैं। अब अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो आप करेंगे, बिकॉज वी नो योर साइकी, फिर हमें बड़ी करनी पड़ेगी, आप उससे बड़ी करेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ बिगर वॉर, या हमें ह्यूमिलिएशन उठानी पड़ेगी। सो वी विल नॉट डू इट। सो आप लोग ये इत्मीनान रखें। नाउ ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर, आई मस्ट से। जब लास्ट इन्होंने बालाकोट पे ये हरकत की, तो अगेन आई एम श्योर इंडियन एयरफोर्स चीफ, उनके जहन में ये जरूर होगा, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको मजबूर कर दिया था, विच इज आई थिंक अ ट्रेजेडी इन इंडिया। और उन्होंने वो हरकत की जिसकी वजह से उनको वो जो भी हजीमत उठानी पड़ी वो सब ने देख लिया था। तो अगर रैशनल कैलकुलेशन की जाए तो वॉर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इंडिया को, बिकॉज उनको अच्छी तरह मालूम है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी है तो आपको मालूम है कि दे आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर वो लोग परवीन स्वानी जो कि फोर्स मैगजीन की हैं, उनका इंटरव्यू देख लें, उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बताया है कि दिस इज नॉट अ विनेबल वॉर फॉर यू, और आप इस तरफ मत जाएं। लेकिन शायद ऐसे लोगों अब कम रह गए इंडिया में जो ये बात ऑन अ फेस कह सकें। इंडियन एयरफोर्स चीफ अभी रिसेंटली कह चुके हैं कि मेरे पास जहाज पूरे नहीं है और वी आर लैकिंग। सो आई डोंट थिंक सो कि उनको इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर उनके लिए कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि इट्स नॉट अ विनेबल वॉर, तो उम्मीद भी यही है कि सेंस प्रिवेल करे और ये टेंशन जो है ये ईज अप हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद, एक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।